हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। आज यूपीएससी का पेपर को एनालाइज करेंगे। ये जीएस पेपर 2 है। मैंने ऑलरेडी ऐसे जीएस पेपर 1 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जाइए उस पेपर को एनालाइज को देखिए और उसमें आपको समझने की कोशिश करेंगे कि उसको आपको समझ में आएगा कि कैसे यूपीएससी का पेपर आता है और इस बार यूपीएससी के पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, उन सभी में मैंने डिस्कस किया है। आप जाइए और उन पेपरों को देखिए। अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें। तो अब ये जो जीएस पेपर है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और पेपर को एनालाइज करेंगे कि कैसे इस बार का पेपर रहा है और पिछले बार का जो पेपर रहा है वो कैसे इससे डिफरेंस है। वैसे तो सिलेबस फिक्स होता है कि जितना सिलेबस में दिया जाता है उसी के हिसाब से पेपर को सेट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। लेकिन फिर भी इसको पेपर को देखेंगे और क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, जैसे यूपीएससी करता है अपने क्वेश्चनों में कहता है कि क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। हम भी आज इसको जीएस पेपर को आज क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन 2023 में आगे पूछे जा सकते हैं और इस बार भी क्वेश्चन कैसे करंट अफेयर से कितने आए हैं और जैसे जो शासन के संबंधित हैं वहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। चलिए डिस्कस को शुरू करते हैं और एनालाइज देखते हैं कि कैसे पेपर का एनालाइज करते हैं। पहले हम एनालाइज करने से पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इस पेपर जीएस 2 का जर्नल स्टडी 2 का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। राजनीति, शासन और सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान होंगे और संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय के बारे में पूछा जाता है। शासन के अंदर सरकार के नीतियाँ, हस्तक्षेप, शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन। सामाजिक न्याय के अंदर पूछा जाता है सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन के संबंधित मुद्दे, गरीबी और भोग से संबंधित मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधित और द्विपक्षीय समूह, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत से जुड़े और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते। जो इंटरनेशनल लेवल पे घटनाएं घटती हैं वो सब जीएस 2 पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जीएस पेपर ऐसे 3 भी आएगा और जीएस पेपर 4 भी आएगा। उन सभी के वीडियो मैं साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। मैंने ऑलरेडी एसए की और जीएस पेपर 1 की वीडियो बना के अपलोड कर दी है। आप चाहे उन्हें देख सकते हैं और हमने एनालाइज उनको दोनों को कर लिया है। अब जीएस पेपर 2 की बारी है। अब देखते हैं इसको कैसा पेपर आया है, कैसे यूपीएससी के द्वारा पेपर सेट किया गया है। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको ये तो बारे में पता ही होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। 150 क्वेश्चन आपको 10 नंबर के मिलते हैं। 150 क्वेश्चन के लगभग लगभग 7 मिनट मिलती है। 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर जीएस 1 का, जीएस 2 का, ये सब 3 घंटे के होते हैं। एक दिन में 2 पेपर होते हैं। एसए का एक ही दिन में होता है। तो ये आप देख सकते हैं। पहला जो पेपर है जीएस 1 का, उसमें मैंने आपको ब्रीफली डिटेल से समझाया है और जीएस 2 के पेपर में भी मैं आपको ये थोड़ी बातें बता देता हूँ। 10 नंबरों का क्वेश्चन है एक। इसमें 150 वर्ड आपको लिखने हैं। 150 वर्ड में सभी बातें आपको कोट करनी है जो क्वेश्चन में पूछी जा रही है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, आप इसके बारे में थोड़ा समझें। भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत बाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environment problem by the Supreme Court. Discuss the statement with the help of the relevant case. अब इसमें जो ये आपका ये क्वेश्चन है, ये किससे रिलेटेड है? ये भारत के कानून से रिलेटेड है। भारत के कानून का जो ढांचा होता है, प्रशासन होता है, उससे रिलेटेड है। और इसके बारे में आपको क्रिटिकली और इसमें विवेचना करनी है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सर्वाधिक उपलब्धियां सर्वोच्च न्यायालय और पर्यावरण समस्याओं का संविधानीकरण है। आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो आपको मैं बात बता रहा हूँ, इससे जो पूछा गया है करंट इशू से रिलेटेड करके पूछा गया है। क्या पूछा गया है? करंट से रिलेटेड ये करके पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है सरकार के कामों में, जैसे पर्यावरण के मुद्दे को लेकर हस्तक्षेप करती है सुप्रीम कोर्ट,
क्या हस्तक्षेप करती है कि जब कोई ऐसा कानून पारित किया जाता है या ऐसी कोई फैक्ट्री लगाने के लिए कानून पारित किया जाता है या फिर ऐसी चीज़ को अलाउ किया जाता है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। इससे इसमें सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट इंटरफाई करती है, हस्तक्षेप करती है, ये बात कहती है कि अगर पर्यावरण को किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है, किसी को प्रोजेक्ट को लगाने से या सड़क को बनाने से या एयरपोर्ट बनाने से, पोर्ट बनाने से नुकसान होता है, तो ये आपको आपको इसको बंद करना पड़ेगा। ये इसमें बात कही जाती है। अभी हाल ही में आपने मुद्दा देखा होगा, एक बिल्डिंग को गिराया गया था नोएडा के अंदर, उसमें भी पर्यावरण के मुद्दे से रिलेटेड था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही निर्णय दिया गया था कि वो एक पर्यावरण के जो एक नियम है उसको तोड़ रहा है। जो वहाँ की सोसाइटी थी, सोसाइटी को ने वो केस जीत लिया और वो दोनों जो बिल्डिंग थी, उसका नाम बिल्डिंग का आपको पता होगा कौन सा टावर था वो टावर था जो ट्विन टावर के नाम से जाना जाता था। ट्विन टावर को दोनों को गिरा दिया गया, उनको डिसअबॉलिश कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है कि जो कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, अगर उसमें पर्यावरण के क्षेत्र में कोई नुकसान हो रहा है या फिर किसी समाज के द्वारा किसी समाज की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसमें अपना संज्ञान ले सकती है और हस्तक्षेप कर सकती है और उस कार्य को रोक सकती है। सबसे बड़ी बात इसमें यही पूछी गई है। तो मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया है, ओवरव्यू दे दिया है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सेट किया गया है। आपको सिर्फ यही बातें आपको मेंशन करनी है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है सरकारी कामों में। अब ये तो हुई पहले क्वेश्चन की बात, मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये भी 150 वर्ड में आपको लिखना है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम है। अब ये आपको इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको आपके अधिकार से रिलेटेड दिख रही होगी। जो आपका अधिकार है, आपको घूमने फिरने का अधिकार है, ये सब बातें आपको लिख रही होगी, इसमें दिख रही होगी। तो आपको इसमें सबसे पहले जो बात मेंशन करनी है इस क्वेश्चन में, आपको ये बात आपको इसमें आंसर में लिखनी है कि जो आर्टिकल 19 है वो हमें क्या क्या अधिकार देता है और किस किस क्षेत्र में हमें अधिकार प्राप्त हैं। पहले आप 3 लाइन में लगभग 50-60 वर्डों में आप इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद इसमें आप ये चर्चा करेंगे कि कहाँ तक का वो सीमाएं सीमित हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है उन राज्यों को एक्सेस करने के लिए, उन राज्यों को घूमने के लिए। कैसे एक्सेस होती है? आईएलपी की ज़रूरत होती है, इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना हो, या फिर उनके जो कल्चर है, उनकी जो रूढ़िवादिता है, वो किसी से अपना इतना इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वो प्रकृति से जुड़े रहते हैं, वो सब बातें उनके रहती हैं, लेकिन वो किसी भी बाह्य व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते, इसलिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता देता है वहाँ के राज्य। तो ये बातें वहाँ तक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने कह दिया कि जाके मेरा तो कानूनी अधिकार है, मुझे घूमने फिरने का, कहीं भी आज़ादी रहने का अधिकार है, तो वहाँ तक असीम होता है, वहाँ तक ये आपको असीम करता है। इस क्वेश्चन में आप ये बातें लिख सकते थे। और बातें मैं आपको बता दूँ थोड़ा थोड़ा, दूसरे नंबर में आपके बता देता हूँ। जैसे एयरपोर्ट हुआ, एयरपोर्ट में जैसे सिक्योरिटी के लिहाज से आपको कहीं पे जाने से रोका जा सकता है। एयरपोर्ट में जो एयरफोर्स होता है, जो एयरबेस होते हैं भारत के, भारतीय नेवी के जो जहाज होते हैं, वहाँ पे आपको जाने से रोका जा सकता है। तटों के द्वारा आपको कहीं पे भी रहने के लिए आपको रोका जा सकता है। तो ये सब बातें आपको इसमें जो लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं है, नोट राइट को इसको इसमें आपको कोट कर देना है, आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है, ये भी 150 वर्ड में आपको लिखना है। आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? मैं इंग्लिश में इसको पढ़ देता हूँ। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रासलैंड? अब आपको पहले इसमें कीवर्ड को ढूंढना होगा कि क्या इसमें पूछ रहा है। ऐसे ही जैसे क्वेश्चनों में पिछले में आपके देखे होंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है। विकेंद्रीकरण क्या होता है आप पहले ये जानिए।
विकेंद्रीकरण का मतलब होता है हम अपनी सेंटर पे कोई भी शक्ति ना दे करके हम जमीनी स्तर पर शक्तियों को, पावर को बांटते। जैसे आप ग्राम स्तर पर देखते हैं ग्राम पंचायत होती है, जिला स्तर पर देखते हैं जिला 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 पंचायत होती है और क्षेत्र पंचायत होती है। बलवंत राय मेहता की कमेटी के अनुसार ये तीनों प्रावधान हमारे जो समाज में रखे गए हैं, हमारे जो समाज को रखा गया है कि अब हमारा जो विकेंद्रीकरण होगा वो शासन किसके द्वारा, वो खुद पे अपने शासन खुद ही करेंगे। मतलब विकेंद्रीकरण का सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही होती है। आपने देखा होगा राज्य और संघ के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन चलती रहती है, इनके आपस में मतभेद होते रहते हैं कि संघवाद ज़्यादा प्रभावी होता है किसी चीज़ को लेकर या किसी विषय को लेकर जो अनुसूची में वर्णित है उनको लेकर उनका वाद विवाद चलता रहता है। वो भी एक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का एक प्रोसेस है। पहले मैं आपको विकेंद्रीकरण का एक बात बता देता हूँ। विकेंद्रीकरण का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है, यही बात होती है कि अगर आपको विकेंद्रीकरण करना है किसी भी मतलब क्षेत्र पंचायत को लेके या फिर जिला पंचायत को लेके या राज्य पंचायत को लेके, ग्राम पंचायत को लेके, तो उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करें, अगर आपने उसको अधिकार दे दिए कि आपको यहाँ तक का आपको टैक्स वसूलना है, यहाँ तक कि आपको यहाँ पे खर्च करने की आपको अनुमति है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि राज्य द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या केंद्र के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और डायरेक्ट आपको उसको एक्सेस करने को मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको विकेंद्रीकरण के बारे में ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी और बलवंत राय मेहता की कमेटी के अनुसार, अशोक मेहता कमेटी के अनुसार आपको ये सब बातें कोट करनी होगी कि किस किस तरीके से भारत के अंदर विकेंद्रीकरण लाया गया है। और हाँ, ये जो विकेंद्रीकरण है ये किस मॉडल पर आधारित है? गांधीवादी मॉडल के आधारित है। तो ये बातें भी आपको मेंशन करनी होगी। तो ये तो हुई तीसरे क्वेश्चन की बात। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आपको मालूम होना चाहिए भारत के अंदर एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में तीन सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक राष्ट्रपति। सदन तो दो ही होते हैं जहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत के मेंबर होते हैं वे भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सदन दो होते हैं, लेकिन एक राष्ट्रपति भी साथ साथ चलते हैं क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई भी विधायक, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन या फिर कोई भी विधायक कानून नहीं बनता है। फिर भी आपको दो सदन के बारे में, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा के अंदर आपको पता होगा स्पीकर चुने जाते हैं। स्पीकर में क्या होता है? स्पीकर वो वहाँ के जो मेंबर होते हैं, मेंबर जो चुने जाते हैं भारत के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा, तो वो वहाँ पे बैठते हैं, उनमें से चुन के आता है मेंबर, यानी कि उनके जो स्पीकर होते हैं वो चुनते हैं मेंबर। अब जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में जो मेंबर चुन के आते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं भारत के राज्यसभा में, तो उसमें जो स्पीकर होते हैं, जो सभापति होते हैं, उनका कार्य होता है, वो कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अब अनुच्छेद में, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 66 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि भारत के उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होंगी कि वो क्या काम करेगा? वो भारत के जो राज्यसभा है उसको, सदन को चलाएगा और सदन को चलाने के साथ साथ वो वहाँ के कानून बनाएगा। उस राज्यसभा में जैसे किसी को बोलना है, मतलब किसी राज्यसभा मेंबर को बोलने की अनुमति देने के लिए उनको होगा। और हाँ, जब बराबर वोट पड़ जाते हैं तो वो एक अधिकार भी उनके पास होता है वाइस प्रेसिडेंट के कि वो अपना जो है मत किसी भी एक पक्ष में या फिर किसी भी ऐसे पक्ष में देख सकते हैं जहां में उचित समझे। तो ये बात मैंने आपको बता दी है राज्यसभा के बारे में और राष्ट्रपति के सभापति के बारे में। एज ए सभापति काम करते हैं राज्यसभा में और स्पीकर के रूप में भी ये कार्य करते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जिनको हम उपराष्ट्रपति कह के नाम से जानते हैं, इनके जो इनका जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इनको जो निर्वाचित किया जाता है वो सब इसमें है। वो एकल मत प्रतिनिधि द्वारा इसको चुना जाता है, जिनको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन के तौर पर भी जानते हैं। तो ये सब बातें आपको इसमें लिखनी होगी और आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अच्छे से क्वेश्चन आपको अच्छे से इसकी पता लग जाएगा। और इसकी भूमिका की विवेचना भी आपको करनी है। भूमिका क्या होती है इनकी, मैंने भूमिका के बारे में बता दी है कि ये क्या करते हैं। ये
ये राज्यसभा के जो होते हैं मेंबर, उनकी सुनवाई करते हैं, उनकी जो बातें रखते हैं उनको बोलने का अधिकार देते हैं, या फिर बोलने का ये कहते हैं कि आपका टाइम इतना है, या चलाने जो सदन होते हैं उसको चलाने की प्रक्रिया में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सब बातें आप लिख सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की। जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय के रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC यानी डिस्कस द रोल ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको मालूम होगा 102वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जब भारत के द्वारा 2018 में ये संविधान में संशोधन किया गया कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक आयोग बना दिया जाए। इसको संवैधानिक आयोग बनाया गया। जिस तरीके से एक SC/ST आयोग है, इसी तरीके से एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो जब इसमें इसको बनाया गया है तो इसकी जो पावर है वो इंक्रीज हो गई, मतलब इसकी जो शक्तियां हैं पहले से ज़्यादा अब बढ़ गई, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था हो गई। पहले क्या थी, एक संवैधानिक निकाय था, पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब ये एक संवैधानिक निकाय हो गया। संवैधानिक इसके प्रावधान होंगे। इसका जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा, मतलब इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसकी जो प्रतिवर्ष रिपोर्ट सौंपी जाएगी वो राष्ट्रपति को ही सौंपी जाएगी। अगर संवैधानिक निकाय होता या फिर सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी होती वो सरकार को रिपोर्ट सौंपती। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें जो भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी वो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो इसमें मेन जो इफेक्ट होता है वो सबसे बेस्ट मैं आपको बता दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की इसकी भूमिका क्या होती है। जो पिछड़ा वर्ग है, इंदिरा साहनी के केस में ये बात कही गई थी कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये बात क्या करता है, ये बात ये करता है कि जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं उनको इकोनॉमिकली और उसको सामाजिक और आर्थिक से जो पिछड़े हैं उनके लिए एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग का गठन तो बहुत पहले किया गया था, लेकिन इंदिरा साहनी के केस में ये बात कही गई थी कि जो हमारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसमें यही कैटेगरी सामने आएंगी। उन कैटेगरी को सामने लाने के बाद फिर एक स्टैट्यूटरी बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था। अब जाके उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, उसको एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। 102वें संविधान के अंतर्गत आपको ये सब बातें कोट कर देनी है। तो इसमें जो इसका प्रावधान है और क्या क्या इसके कार्य हैं, इसके अध्यक्ष के बारे में आप लिख दीजिए, ये सब बातें आपको पता चल जाएंगी और आप इसमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। छठे क्वेश्चन में भी आपको 150 वर्डों में लिखना है। वैसे तो इसका जो छठा क्वेश्चन है आप लिखने तो, लेकिन आपकी जो लिमिट है वो 150 वर्ड की है, तो 10 क्वेश्चन में 10 नंबर में आपको ये दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी। गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। इसमें 2 की पॉइंट है, आपको इसमें ध्यान देना है। द गति शक्ति योजना नीड meticulous coordination between the government head the private sector of achieve the goal connectivity discuss। हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए 2020 के अंदर ये गति शक्ति प्रोग्राम लाया गया था। 2020 में 2021 के अंदर 2021 में 15 अगस्त को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अनाउंस किया था, जो लाल किले की प्राचीर से वहाँ से उन्होंने अनाउंस किया था कि गति शक्ति एक प्रोग्राम होगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, पोर्ट का निर्माण कर सकते हैं, और जो हमारा जो पोर्ट होते हैं और जो सड़क होते हैं, ये सब बातें इसके अंदर आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर। गति शक्ति का मतलब होता है जो हमारे जो कार्य हैं वो ज़्यादा जल्दी तरीके से हो सके, इफ़िशियंसी तरीके से हो सके। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो ये प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होगी, ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है लगभग 110 लाख करोड़। अब 110 लाख करोड़ सरकार से कहीं से लेके नहीं आएगी, वो अभी जो प्रोग्राम चला रही है, ये गति शक्ति प्रोग्राम चला रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र की भूमिका भी जरूर सामने लानी चाहिए, तभी जाके दोनों मिलके, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलके अगर इस प्रोजेक्ट को तैयार करके आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आशा है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट है ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बस मैं आपको जो निजी क्षेत्र है इसमें यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, जो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र है उनको कैसे सामने लाया जाए कि गति शक्ति जो प्रोग्राम है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा।
तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं और थोड़ी बहुत ही डिटेल इसके बारे में डेफिनेशन के थ्रू लिख सकते हैं। गति शक्ति प्रोग्राम कब लाया गया था और गति शक्ति का जो मेन मोटिव है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, गति शक्ति को थोड़ा इफ़िशियंसी तरीके से या फिर अपनी अक्षमता के आधार पर उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कोई रोड बनाने के लिए 10 या 20 दिन का ठेका लिया गया तो उसको 10 दिन में ही तैयार करना है, न कि वो पेंडिंग पड़ा रहे हज़ारों दिन तक, एक साल तक पड़ा रहे पेंडिंग। तो गति शक्ति का मेन मोटिव सिर्फ यही है। इसकी कॉस्ट को भी आपको बताना है और क्या भूमिका इसकी निजी क्षेत्र की रहेगी और सरकारी क्षेत्र की रहेगी, उन सभी को बातों को आपको मेंशन करना है। आपका क्वेश्चन इजीली इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन इसमें दिव्यांगता के संदर्भ में है, जो सरकारी पदाधिकारी और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह गए। टिप्पणी कीजिए। 2016 के अंतर्गत एक संविधान में एक अधिनियम लाया गया था, संविधान में नहीं सॉरी, एक अधिनियम लाया गया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसमें क्या बात कही गई थी कि जो पदाधिकारी होते हैं नागरिकों को, जैसे आपको दिव्यांगजन के बारे में पहले मालूम होना चाहिए दिव्यांगजन क्या होते क्या है, जिनकी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिव्यांगजन आप ये देख सकते हैं, एक सेवा समर्पण, आपको सुशासन के 20 साल हो चुके हैं। ये प्रधानमंत्री जी के जो पिछले साल जन्मदिन था, इन्हीं दिनों ये बातें कही गई थी। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में क्या क्या बात सामने आई थी कि दिव्यांगों के प्रकार मौजूद 7 से बढ़कर 21 कर दिए गए हैं। मतलब दिव्यांगजन पहले कितने क्षेत्रों में थे? 7, लेकिन अब उनके जो प्रकार होंगे वो 21 में होंगे। जैसे किसी का हाथ में फ्रैक्चर है या फिर पाँव में, वो जन्म से पाँव से नहीं चल सकता, या फिर किसी की आंख में, ये तो दिव्यांगजन के जो प्रकार बढ़ाए गए हैं ये 21 कर दिए गए हैं। भाषण और भाषा विकलांगता सीखने की विशेष क्षमता को इसमें पहली बार जोड़ा गया। भाषण और भाषा विकलांगता, दिव्यांगजनों बच्चों 6 से 18 वर्ष के लिए मुक्त शिक्षा अधिकार और उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों के लिए 4% सीटों का आरक्षण किया गया। दिव्यांगजनों के लिए डिक्शनरी प्रकाशित की गई। 95 केंद्र सरकार तथा 588 राज्य सरकारों की वेबसाइटों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाया गया। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपने क्वेश्चन में जब बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारी और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह गया है। जो मैंने आपको बताई, जो उसमें प्रावधान किए गए हैं 2016 के अंतर्गत, क्या हमें इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से हो पाए हैं? ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इसको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। जो दिव्यांगजनों का अधिकार है वो उनको अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके, इसको आगे सरकार के लाना होगा। दूसरी बात, इसमें जो प्रकार को बढ़ाया गया है, इसमें जो 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है, इसको भी आपको देखना होगा, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। दूसरी बात, इसमें जो बात कही गई है कि जो 6 से लेकर 18 साल तक के निःशुल्क बच्चे इसमें पढ़ाई करेंगे, और जो मतलब 12 तक का, इसमें 18 साल तक का बच्चा हो जाता है और वो उसमें निःशुल्क पढ़ाई करेगा। लगभग 588 इसमें वेबसाइटों को इम्प्लीमेंट किया गया है कि 588, लेकिन ये सब चीज़ें जो ग्राउंड लेवल पर हैं वो नहीं इम्प्लीमेंट की जाती, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा इसमें योगदान दिया जा रहा है। ये सब बातें आप लिख सकते हैं इसमें। समय दिव्यांगता के उपलक्ष्य में जो बातें हैं इसमें बताई गई हैं, ये सब लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में भी आपको 150 वर्ड लिखने हैं और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार व प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। टिप्पणी कीजिए। रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप बट इज हैज ए लिमिटेशन टू कमेंट करनी है। इसमें क्या बातें की गई है, इसमें डीबीटी के बारे में बातें की गई है। मतलब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है कि क्या वो प्रदेय में व्यवस्था में सुधार का प्रगतिशील एक कदम है, कैसे इसको एनालाइज करना है। पहले आपको डीबीटी के बारे में बताना है। एक आदि इसमें क्वेश्चन में आप कोई योजना के बारे में देख सकते हैं, जैसे जनधन योजना के बारे में आप देख सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देख सकते हैं, और पेंशन योजना के बारे में देख सकते हैं। जो पेंशन योजना है, ओल्ड पेंशन योजना है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है, उनको वो सीधे खाते में, उनके खाते में डाली जाती है। तो ये सब बातें उसमें लिख सकते हैं आप, और लिखने के बाद आप उसमें सब बातें लिखेंगे और इसकी सीमाएँ को भी गिनाएंगे। सीमाएँ इसमें क्या हो सकती है
कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। कैसे? कहीं ऐसी पहुंच नहीं हो पाती जो जहाँ पर बैंक नहीं होते, तो बैंक की भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि एक किसी गांव में बैंक नहीं है तो वो ले जाने के लिए उसे कहीं दूर जाना पड़ता है, अगर कोई वृद्ध है तो ये बात उसमें लिख सकते हैं आप। और दूसरी बात इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसमें अवेयरनेस ना होने के कारण तो ये चीज़ें पिछड़ जाती हैं और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो सरकार की पॉलिसी है, आपको ये सब बातें इसमें क्रिटिक भी करना है और उसको फेवर में भी लिखना है। तो सब बातें आप लिख सकते हैं, अच्छे से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने 90 क्वेश्चन की। भारत श्रीलंका बरसों पुराना मित्र है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में भी रहा है। न्यूज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको इसमें पुट कर दिया है, आप इसको अच्छे से तैयार करके रख के आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना करनी। ऑब्वियसली बात है, अगर भारत का पड़ोसी देश है, क्या भारत उसको सोचता है, क्या भारत के लिए उसमें सहायता गई है, तो ये बात तो आपको सोचनी होगी और सोचने के साथ साथ आपको उसके बारे में डिस्कशन भी करना होगा। पहले तो आप अगर इसको क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे और कैसे इसको पहले 10 वर्डों में लगभग 50 वर्डों में आप इसकी डेफिनेशन दीजिए कि भारत के जो संबंध रहे हैं श्रीलंका के साथ वो प्राचीन काल से रहे हैं। भारत श्रीलंका में ऐसा होता था कि राम और रामायण के सर्किट में ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें लिख देंगे आप, तो आपका हो जाएगा। तो आधुनिक काल तक आप 2-3 वर्डों में लिख देंगे तो आपके जो 50 क्वेश्चन है वो डेफिनेशन में चले जाएंगे। लेकिन जो संकट आया है, किस कारण से संकट आया आपको पता ही होगा। जैसे जो चाइना की जो नीति रही है, उसने जो 99 उस साल पर उस पर कर्जे पर ले रखा था और उसको कर्जा बांट दिया, लेकिन वो फिर भी उसको रिकवर नहीं कर पाया, लोगों के पास उधार नहीं है। और दूसरी बात, कोविड-19 ने श्रीलंका की कमर तोड़ दी। तो भारत की क्या भूमिका है? अब भारत की भूमिका को समझ लेते हैं। भारत की पहली बात तो नेवर फर्स्ट पॉलिसी रखता है। दूसरी बात, भारत ने एड भी बहुत पहुंचाई है श्रीलंका को, जैसे संकट उत्पन्न हुआ है। तीसरी बात, भारत के द्वारा जो लोन प्रोवाइड किया, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है भारत को मतलब जो सामान अगर भारत में इसको श्रीलंका को जरूरत है तो भारत से खरीद सकता है। तो ये सब बातें इसमें मेंशन आप कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके लिए और आप इसको ईजिली कर सकते थे। अब इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, ये भी आईआर का क्वेश्चन था और ये भी आईआर का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इसमें आईआर के हो गए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के। आपके विचार में क्या बिमस्टेक सार्क की तरह समांतर संगठन है? इन दोनों की क्या बीच की समानताएं हैं, असमानताएं हैं? इस संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति में उद्देश्य क्या प्राप्त हुए हैं? बिमस्टेक के बारे में पहले आप बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। बिमस्टेक को देख लेते हैं पहले। ये बिमस्टेक और सार्क है। बिमस्टेक में कौन कौन से देश आते हैं? थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश। वहीं सार्क में पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, अफगानिस्तान आता है। तो इसमें ये आप देश देख सकते हैं इसमें। अब बिमस्टेक के जो इसका जो वर्सेस करते हैं, इसकी जो क्रिटिकल एनालाइज करते हैं, पहले आप आसियान को देखें। आसियान की जो फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एस्टेब्लिश ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड विद द साइनिंग ऑफ द आसियान डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन को आसियान को जाना जाता है और सार्क को जाना जाता है। ये तो मैं आसियान की बात बताऊं, लेकिन सार्क की देख लेते आप। और ये तो हो गई सार्क की बात। और अब बात करते हैं अपने साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, एस्टेब्लिश ऑन दिसंबर 8 1985 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। और फाउंडिंग कंट्री बांग्लादेश की, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका है। तो ये सब बातें आप सार्क के बारे में देख सकते हैं। वहीं बिमस्टेक के बारे में आप देख सकते हैं, जो थाईलैंड है और म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश, ये तो भारत के देश हो गए। लेकिन सार्क के अंदर पाकिस्तान भी आ जाता है। तो इस यहाँ से क्या होता है, जो सार्क है वो सार्क इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। अगर हम भारत के जो नागरिक हैं, हम मतलब सॉरी भारत की जो सरकार है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या उठाती है? मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा यही उठाती है कि जो पाकिस्तान है वो टेरर को सपोर्ट करता है, वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इस वजह से ये इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और वहीं आप बिमस्टेक को देखेंगे, उसकी रीजनल जो मीटिंग होती रहती है वो हमेशा से कंडक्ट करी जाती है। लेकिन फिर भी जो इसमें पाकिस्तान हिस्सा नहीं ना है, अफगानिस्तान हिस्सा है। जो इसके जो हिस्से हैं वो आपने देख लिए हैं। वो भारत में जो नेपाल है
और जो बे बंगाल के जितने भी लगते इलाके हैं, लेकिन नेपाल इससे अलग है, भूटान है इसमें। तो ये सब बातें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट जो इसका कारण रहा है सार्क का पिछड़ने का, वो पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान अपनी चीज़ को अपने आगे इसे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि उसका जो हम उस पर जो एलिगेशन लगाते हैं वो टेरर को फंडिंग को लेकर लगाते हैं, क्योंकि टेरर फंडिंग करता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का टेरर फंडिंग करने के मामले में आज वो ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, उसकी FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है पाकिस्तान आज भी। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की। क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है? बाद विधियों का संदर्भ कीजिए। अब आपके पास 250 वर्ड होंगे। 250 वर्ड में आपको लिखना है। आपके जो नंबर हैं वे भी बढ़ जाएंगे, आपके वर्ड भी बढ़ गए, 15 नंबर आपके होंगे। तो अब बात करते हैं हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या कहता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ये बात कहता है कि जो भी सदस्य होगा, जो मेंबर होगा, जो इलेक्शन को लड़ेगा, इलेक्शन को जीतेगा, या फिर उसके जो प्रतिनिधित्व हैं, उसके जो कार्य हैं, वो कहाँ कहाँ तक का सीमित हैं, और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का भी प्रोसेस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ही दिया गया है। और कहाँ तक वो सीमित है, ये सब बातें आपको लिखनी होंगी इसमें। उसको आचार संहिता का पालन करना होगा। दूसरी बात, उसको संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। ये सब बातें RPA के अंतर्गत दी गई हैं। और RPA के अंतर्गत चुनाव जब प्रक्रिया की जाती है तो उसमें क्या क्या बातें की जाती हैं, जैसे आचार संहिता का पालन करना होगा, और उसमें जो जैसे आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया दिया जाता है, उसकी योग्यता के आधार पर उसको जो भी किया जाता है, तो वह सब RPA के अंतर्गत किया जाता है। राज्य विधायिका व सदस्यों के चुनाव में उभरे विवाद की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। विवाद तो होते ही रहते हैं। जैसे किसी के ऊपर एलिगेशन के चार्ज होते हैं, किसी विधायक के ऊपर, जैसे कि किसी के ऊपर मर्डर केस चल रहा है, रेप केस चल रहा है, तो ये सब बातें उसके अंदर मेंशन होती हैं। लेकिन फिर भी जो भारत सरकार का जो निर्वाचन चुनाव आयोग है उनको टिकट दे देती है, और सरकार के ये सब राजनीति तो चलती रहती है। लेकिन फिर भी जो RPA अधिनियम है ये सब बातें मेंशन करता है कि अगर कोई किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज है या किसी के ऊपर कोई धारा एक्ट है, तो ये सब उसको अलाउ नहीं करता है। ये सब बातें इसमें आप लिख सकते हैं, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। इसमें भी अगेन 250 वर्ड आपको लिखने हैं, और 15 नंबर का ये क्वेश्चन। राज्यपाल तथा विधायक शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए, और विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पुनः प्रख्यान की वैधता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर exercise of the legislative power by the governor. Discuss the legality of repromulgation of ordinance by the governor without placing them before the legislator. आंसर करना है आपको 250 वर्ड में। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में आप बता सकते हैं इसमें। राज्यपाल के आप इसमें आवश्यकताओं की शर्तों को बता सकते हैं। विधायिका की रखे समक्ष के बिना राज्यपाल के अध्यादेश में आपको पता होगा, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, 213 के अंतर्गत दिया गया है। अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अंतर जो मतलब मतभेद के कारण रहते हैं, वो सब इन्हीं चर्चाओं को लेकर रहते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री कैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, आप तमिलनाडु का उदाहरण ले लीजिए, आप केरल का उदाहरण ले लीजिए। तो सेंटर में सरकार रहती है, सेंटर में कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल की सरकार करती है। जो केंद्र में सरकार होती है उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, उसको आपको सामने रखना होता है। उधर राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? वैसे तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो नाम दिया जाता है, जो नाम रिकमेंड किया जाता है, वो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे राजनीति चलती है। विधायी शक्तियों का प्रयोग उसमें आप देख सकते हैं। राज्यपाल को जो विधायी शक्ति प्राप्त है 152-53 के तहत उसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 152 संविधान के अनुच्छेद 152 के तहत उसको एक राज्यपाल होगा, उसके जो निर्वाचन की प्रक्रिया 53-54 के तहत होती है। तो ये सब बातें उसमें मेंशन आप कर दीजिए, अच्छे से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अध्यादेशों के बारे में आप इसमें बता सकते हैं। अब 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल विकेंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। टिप्पणी कीजिए। अब इसमें जो कमेंट करनी है आपको इस बारे में करनी है।
भारत में कितने राजनीतिक दल हैं? 8 राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल 8 हैं। और कितनी मतलब 1000 से ऊपर ही हो रही हैं, 1000 से ऊपर जो राज्य की पार्टियां हैं वो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं। तो वही सब बड़ी बड़ी पार्टियां तो जैसे समाजवादी पार्टी हुई, टीएमसी हुई, और जो छोटी छोटी जैसे आम आदमी पार्टी है, ये भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है लेकिन ये भी राज्य पार्टी है। तो ये सब बातें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इनमें बात क्या करनी है कि केंद्रीकरण के पक्ष में कौन है? राष्ट्रीय पार्टी। वो तो केंद्रीकरण के पक्ष में होंगे, क्योंकि जो केंद्रीकरण है, केंद्रीकरण का क्या मतलब होता है? सेंटर के पास सबसे ज़्यादा पावर होगी। अब राज्य इसके पक्ष में, विपक्ष में क्यों है? राज्य पार्टी इसके विपक्ष में यूं है कि जो इसमें आप एक कमेटी की रिपोर्ट को, उसमें रिकमेंडेशन को आप इसमें, जो सरकार या कमेटी थी उसने यही सुझाव दिया था कि सरकार के पास जो राज्य सरकार है उनके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, टैक्स के रेवेन्यू के पास शक्ति होनी चाहिए। और जो सेंटर के पास है, सिर्फ सेंटर के पास जो डिफेंस के मामले हैं या फिर इंटरनेशनल के मामले हैं उनसे रिलेटेड शक्तियाँ होनी चाहिए। लेकिन अनुसूचियों में जो बातें कही गई हैं, जो सूची है, केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, इनमें इनके सबसे ज़्यादा विषयों को लेकर मतभेद रहता है दोनों पार्टियों में, और केंद्र में और राज्य में। तो ये बातें आप इसमें लिख सकते हैं। केंद्र के कैसे कैसे अनुसूचियों को कैसे प्रावधान करती है, और अनुसूची में कितने विषय होते हैं, केंद्र में कितने विषय होते हैं, ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। अब बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 250 वर्ड में आपको लिखना है। अगेन 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट इंडिया एंड फ्रांस एंड इलेक्टेड आंसर। आपको 250 वर्ड में लिखना है ये बात। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, पहले आपको ये बात ध्यान होनी है। अनुच्छेद 52 के तहत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत ये बात की गई कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद जो 52 होगा, फिर उसके बाद आपके जो 56 है उसमें निर्वाचित होने की प्रक्रिया कही गई है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की प्रक्रिया को आपको आपने जान लिया। फिर उसके बाद इसमें जो फ्रांस के रिलेटेड हम अगर बात करते हैं, फ्रांस में क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, पहले हमारे यहाँ की बात कर लेते हैं। भारत के जो संविधान में ये बात की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति का एकल संक्रमणीय पद्धति के वोट उसको किया जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली उसका इलेक्शन किया जाएगा। एक एक मतलब गठित किया जाएगा, एक बोर्ड गठन किया जाएगा, उसके थ्रू उसमें वोट डाले जाएंगे। और उसमें जो भाग लेने की संख्या होती है वो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं, ये सब उसमें भाग लेते हैं निर्वाचन पद्धति में राष्ट्रपति की। उसके बाद एक राष्ट्रपति को चुना जाता है। फिर इसके जो जो इसके कार्य होते हैं हमारे राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, ये एक नाम मात्र का अध्यक्ष होता है सरकार का। इसके पास शक्ति इतनी नहीं होती, ना ही कार्यपालिका की शक्ति होती है। इसके पास सिर्फ एक वीटो पावर होती है, जो वीटो पावर सरकार के जो हमारे संविधान के द्वारा दी गई है। वीटो पावर कौन कौन सी होती है? वास्तविक वीटो पावर होती है, वास्तविक वीटो पावर होती है। तो ये सब जो भारत के राष्ट्रपति के में है, इनकी शक्तियाँ हैं। अब बात करते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में। फ्रांस के राष्ट्रपति को सीधे सरकार नहीं चुनती, सीधे जनता चुनती है। जनता चुनती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम, वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके ही पास कार्यकारी काम होते हैं, सभी वो देख करते हैं। वो अपने अंडर में ही सारा काम कर, इंटरनेशनल रिलेशन सब राष्ट्रपति करता है। और जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री करता है, उनके यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में आपको पता ही होगा, वहाँ के राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करते हैं और उनके जो कार्यपालिका का उनका अध्यक्ष होता है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, नाम मात्र का अध्यक्ष है भारत में राष्ट्रपति को आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। 15वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवेल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आंसर करना है आपको 250 वर्ड में अगेन। तो आदर्श आचार संहिता के बारे में आपको पता होगा। आदर्श आचार संहिता क्या होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वह प्रक्रिया होती है, आपको इसके अंतर्गत दायरे में रहकर कोई इलेक्शन को कंडक्ट कराना है। कैसे? निर्वाचन आयोग के द्वारा यह कंडक्ट की जाती है। इसका अगर कोई उल्लंघन करता है उसको आरपीए के तहत मुकदमा झेलना पड़ता है। आरपीए के तहत रिप्रेजेंट ऑफ पीपल एक्ट के तहत आपको इसमें इसका
मुकदमा झेलना पड़ता है। तो आपको आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने देना है। 48 घंटे से पहले आपको कोई भी प्रचार प्रसार या सामग्री कहीं पे भी चिपकी नहीं मिलेगी। आपको देखा होगा जब कोई भी आम इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे सब चीज़ें मिटा दी जाती हैं और उन पे कालिक पोत दी जाती है। जो जो प्रचार करते हैं उनके सब चीज़ें, होर्डिंग वगैरह सब हटा दी जाती है जब आचार संहिता लागू हो जाती है। 48 घंटे से पहले ही आपको कोई प्रचार नहीं करना है, ना ही कोई रैली करनी है। ये सब बातें आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की विवेचना इसमें कर सकते हैं। तो सब बातें हैं, आप उसमें लिख सकते हैं। अगेन आपको 16 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत के समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवाओं के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। मैं आपको ब्रीफली डिटेल से बता देता हूँ। इसमें 2-3 आप मेंशन कर सकते हैं, 2-3 कल्याणकारी योजनाओं को, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जैसे जनधन योजना है, आप इनको देख सकते हैं। जैसे सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जाती है, पेंशन की स्कीम चलाई जाती है। और जो सरकार के द्वारा बहुत वैसे जो ऐसी जो है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डालते हैं। तो अब इसमें जो बात की गई है, क्या मुद्रास्फीति और जो हमारी महंगाई बढ़ती है, क्या उसमें बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता भी होनी चाहिए। जैसे क्या हुआ, आपकी जो आमदनी है, जैसे एक बुजुर्ग आदमी है, उसको 1,000 रुपये महीना मिलते हैं, 1,000 रुपये की उसको पेंशन सरकार दे रही है। अब सरकार पेंशन तो उसको दे रही है, कल्याणकारी योजना भी उसके पास पहुंच रही है। उसके पास जितने भी मतलब वो एक महीने का जितना भी राशन लेता है, राशन के थ्रू भी वो कैसे भी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वहीं पे अगर 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 वहीं पे महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, वो 1,000 रुपये में पहले अपना एक महीने का गुजारा करता था, अब वो नहीं कर पा रहा है। तो ये सब बातें सरकार को भी इस तरीके से सोचनी होगी कि आपको कुशल प्रबंधन की भी आवश्यकता है। इसमें आपको 2-3 उदाहरण दे के लिख सकते हैं कि कैसे कुशल प्रबंधन करा जा सकता है, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपको जो हमारी आमदनी है उसको कैसे बढ़ाना होगा, जो सरकार की जो जो कृषि हैं उनको कैसे कंट्रोल करके, ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की। स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए। आपको पता होगा 6 से 18 साल तक हमारा संवैधानिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 के तहत भी ये बात कही गई है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। और जो हमारे कर्तव्य और ड्यूटी हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद में 51 के अंतर्गत जो हमारी ड्यूटी हैं उनके अंदर भी ये मेंशन बातें हैं कि जो बच्चे के माता पिता हैं उनको भी उनका अधिकार है कि उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो ये सब बातें इसमें आप लिख सकते हैं। और बातें इसमें निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है, बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 remain adequate a promoting incentive based system for children education without generating awareness about the importance of schooling analyze। अगर हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारा अधिकार कहाँ से कहाँ तक है और किस प्रकार हम अब शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, ये सब बातें हमें पता होगी। सरकार के द्वारा भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे राइज की योजना चलाई गई है, जैसे इनोवेशन की योजना चलाई जाती है सरकार के द्वारा। तो ये सब बातें अगर अवेयरनेस इनके बारे में होंगी तो स्कूल से बच्चे आएंगे और सामने आएंगे, जो गांव के बच्चे हैं वो सब पढ़ने लिखने की बातें करेंगे, सब बातें आगे बढ़ते चली जाएगी। अब बात करते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की। 19वें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में रहता है, बहुत चर्चा में रहा है, I2U2 के बारे में। इंटरनेशनल अगेन IR का क्वेश्चन है और इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूह वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेंगे। हाउ विल I2U2 इजराइल UAE ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसमें क्या बात कही गई, क्रिटिकल एनालिसिस करना है आपको कि कैसे जो ये संगठन तैयार हुआ है बनके, ये कैसे एक भारत की जो इंटरनेशनल की जो पॉलिसी है उसको कैसे डाइवर्ट करेगा या कैसे फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे जो जो ग्रुप हैं इसमें बनाए हैं, पहले तो क्वाड का ग्रुप था। क्वाड के ग्रुप में अमेरिका और भारत साथ साथ थे। इसमें दो देश अलग हो गए। दो देश कौन कौन से, इजराइल और यूएई। इजराइल को यूएई को साथ में इसलिए लाना था क्योंकि हमारा यूएई बहुत अच्छा पार्टनर है ट्रेड के मामले में। ट्रेड के मामले में कैसा पार्टनर है, लगभग 5th पोजीशन पर आता है हमारा ट्रेड उसका साथ, यूएई के साथ। और दूसरी बात
इजराइल के साथ भी हम ड्रोन खरीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। और इजराइल के साथ फार्मिंग में बहुत अच्छा हमारे हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी आती है। जैसे अच्छे से हम कृषि पद्धति को अपने टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इजराइल की मदद से। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं और अच्छी अच्छी खासियत बातें लिख सकते हैं। क्या ये एक क्वाड बन सकता है? क्वाड तो नहीं होगा, लेकिन इससे अच्छा हमें हमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो सकता है ट्रेड के थ्रू हो सकता है। ट्रेड से होगा। और दूसरी बात, जो इनके आपस में रिलेशन हुए हैं, आपने अब्राहम अकॉर्ड के बारे में सुना होगा। इजराइल को मान्यता दे दी है यूएई ने, तो ये अब्राहम अकॉर्ड के साथ आता है। तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका की वो रणनीति भी यहाँ पे काम कर गई कि एक यूएई को और इजराइल के संबंध को इसमें उजागर करना। तो ये सब बातें आपको सब इसमें लिख देनी है, और इसका फॉर्मेशन ईयर लिख देना है, और उसके देश के बारे में लिख देना है, भारत के ट्रेड के इनके सब देशों के बारे में लिख देना है। अच्छे से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है। भू राजनीतिक के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। स्वच्छ ऊर्जा के बारे में आपने पता होगा, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी को कह सकते हैं आप। जैसे आपने हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में सुना होगा। हाइड्रोजन के सरकार के द्वारा एक पॉलिसी लाई जा रही है, जिसको अभी सरकार के जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है हाइड्रोजन पॉलिसी को। और सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। सरकार की जो नीति है, शासन है, सब इसमें लिख सकते हैं। जैसे जो 2030 तक है भारत की क्या है, भारत की पॉलिसी है कि 2030 तक हम अपने 50% एनर्जी को नॉन फॉशल फ्यूल मतलब क्लीन एनर्जी के साथ जोड़ लेंगे, और 50% हमारे फॉशल फ्यूल के साथ हो जाएगा। तो 50% हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग तक कम कर देंगे। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है। स्वच्छ ऊर्जा का मतलब है कि क्लाइमेट को ना खोए बिना आप अपने स्वच्छ ऊर्जा की तरफ चले। जैसे हमारी जो स्वच्छ ऊर्जा बढ़ रही है, 175 गीगावाट हमारा जो क्लीन एनर्जी है वो बढ़ गया है। और 175 वाट का मतलब हुआ कि हम 50% पूरा कर लेंगे। उसमें से सबसे ज़्यादा जो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन और सोलर सिस्टम से हम बिजली को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद हम पवन बिजली को, और उसके बाद हाइड्रोजन भी हम पॉलिसी लाने वाले हैं। हाइड्रोजन की जो कारें होती हैं, हाइड्रोजन से जो चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। भारत की जो पॉलिसी है वो सब बात आप इसमें क्लीन एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर इसमें समझ में आए हों, और अच्छे से आपको इसमें थोड़ा सा एनालाइज करने का मौका मिला है। वैसे भी आगे आने वाले जो 2 लेक्चर होंगे, 3 लेक्चर होंगे, मैं आपको इसमें अपडेट करता रहूँगा। कल मैं आपके लिए एक वीडियो GS3 के ऊपर अपलोड करूँगा, और उसमें सारी बातें समझाऊँगा कैसे कैसे भारत का शासन चलता है, और उसके सिलेबस के बारे में बताऊँगा। तो ये आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। जितने भी नोटिफिकेशन होती है आपको मिलती रहें, तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं GS3 पेपर में। तो आगे के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।